हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो है। मैंने बहुत सारे सैम्पल इवैल्यूएशन आरबीआई के अपलोड किए, क्योंकि अब तक मैं आरबीआई के प्रोग्राम रन कर रहा था। मैंने नबार्ड के भी कुछ अपलोड किए थे लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने नबार्ड का प्रोग्राम रन नहीं किया था। बस इस साल मैंने दोबारा नबार्ड का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। बट आईआरडीएई जो है वो काफ़ी स्पेशल एग्ज़ाम है, क्योंकि उसमें पैटर्न एकदम अलग है। उसमें आपको पेन से लिखना होता है, राइट? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि सर कि आरबीआई में तो टाइप करना होता है, इसमें तो पेन एंड पेपर है, तो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे, क्या फॉर्मेट होगा? तो मैं आज आपके सामने अपना इवैल्यूएशन लेकर आया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो एनरोल हो गए, कल मैंने उनमें से किसी का आंसर चेक किया, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स किस तरह से सबमिट कर रहे हैं अपना आंसर, और मैं किस तरह से डिटेल में उसको रीड करके उसको इवैल्यूएट कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये फीडबैक काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप आईआरडीए के एस्पिरेंट हैं या उसकी तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो ये सैम्पल इवैल्यूएशन आपको कुछ चीज़ें सिखाएंगे भी कि लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कैसे क्वेश्चन को समझते हैं। और ये एक अच्छा मतलब मेरे क्वेश्चन बैंक में से काफ़ी अच्छा हाई रेटेड क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन मानूंगा इसको। काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसको अटेम्प्ट किया स्टूडेंट ने, बट मैं उसको सैल्यूट भी करता हूँ उस चीज़ के लिए कि उसने एक टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। बट ऑब्वियसली कुछ कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हो, और आई होप कि आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है इससे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो या आप सिंसियर एस्पिरेंट हो, तो आप प्रोग्राम को भी देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। आप इवैल्यूएशन देखो और उसको सीखने की कोशिश करो। लेट्स बिगिन। थैंक यू। जो आपने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे उसको इवैल्यूएट करते हैं। क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किया दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन नॉट ओनली एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन बट दे ऑल्सो रीइंफोर्स ईच अदर। ठीक है, एलैबोरेट विद इलस्ट्रेशंस। तो पैसे पैसे तो वो कैसे रीइंफोर्स करते हैं एक दूसरे को, उसके मुझे पॉइंट्स चाहिए होंगे, साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी देने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप वेयर इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप हियरार्की। ठीक है, मूविंग ऑन आगे आप लिखते हो वेयर एज इन द केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द मैनेजर्स टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। ठीक है, ये बेसिकली सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है वो आपने बता दिया। आगे सेंट्रलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये थोड़ी हुआ इम्पॉर्टेंट, ये बेसिकली आप बता रहे हो सेंट्रलाइजेशन को हम यूज़ कब करते हैं। तो फैक्टर्स होता है, ये फैक्टर्स दैट डिटरमाइन सेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये है ये। इन्वायरमेंट स्टेबल हो, लोअर मैनेजमेंट नॉट कैपेबल हो, माइनर डिसीजंस हो, अपर मैनेजमेंट हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, बट क्वेश्चन कुछ और पूछा आपने, वो तो लिखा ही नहीं अब तक। डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, अच्छा रिक्वायर्ड लिखा, देखो यहाँ पे वर्ड आपने ना ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर लिया था। इंपॉर्टेंट कुछ और था, रिक्वायर्ड कुछ और होता है, राइट? तो अनसर्टेन इन्वायरमेंट होता है, ये होता है, ये होता है, ये सब क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ और ही पूछ रहा है। ओके, सो इन मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट इज नो सिचुएशन इज सिंपल, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक। ओके, सो द बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आर। ठीक है, इट इज़ डन थ्रू, अब यहाँ आपने आंसर शुरू किया एक्चुअली में, तो आप कैसे दोनों को एक साथ कर सकते हो? सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड कंट्रोल्ड एंड कंट्रोल। अच्छा, ओके, प्लानिंग और इसको कंट्रोल को आप सेंट्रलाइज कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर सो दैट दे कैन डिपेंडेंटली, नहीं सुशोभन, क्वेश्चन कुछ और था, आपने कुछ और लिख दिया। ओपन कम्युनिकेशन एंड फीडबैक बिटवीन द सुपीरियर्स। ठीक है, एक आधा पॉइंट वैलिड है, बट जो ओवरऑल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है आपने वो नहीं लिखा है। वो आपने क्वेश्चन कहता था कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करता है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को पुश करता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को पुश करता है। तो कैसे करता है, हाउ, आपको ये लिखना था, इसके पॉइंट्स डालने थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रलाइजेशन, अगर डिसेंट्रलाइजेशन मुझे किसी चीज़ को करनी है, राइट, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें से मेजर टास्क जो होता है हर कंपनी सेंट्रलाइज कर लेती है, और कुछ एक टास्क जो है वो डिसेंट्रलाइज कर लेती है, राइट? जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें मोस्टली सेंट्रलाइजेशन होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ को आप ले सकते थे, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को आप ले सकते थे, इन पॉइंट्स को लेकर के दोनों कैसे को एग्जिस्ट करते हैं वो आपको लिखना चाहिए था, वो आपने लिखा नहीं। इन द मिड इन द लार्ज कंपनीज लाइक टाटा मोटर, एसबीआई, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये वो डिसीजंस आर डन सेंट्रली वेयर एज दिस। बात ये है कि ये एग्जाम्पल जब तक आप, एक तो कंक्लूजन नहीं लिखा है आपने, हर आंसर में एक इंट्रोडक्शन होता है, एक दो मेन बॉडी पार्ट होते हैं, और आपका कंक्लूजन होता है, राइट? तो आपने कंक्लूजन यहाँ लिखा ही नहीं है। ओवरऑल ये पहला आंसर पुअर है। और एग्जाम्पल्स को ना हमेशा ब्लेंड करते हैं, ये भी याद रखना हमेशा ना, कि एग्जाम्पल को हम कभी भी स्टैंड अलोन, कोई एग्जाम्पल का कोई मतलब ही नहीं है। आप कोई पॉइंट दोगे, उस पॉइंट के साथ एग्जाम्पल आ सकता है, वो ज़्यादा मैटर करता है, राइट? तो होपफुली सुशोभन, दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। तो जैसे जैसे अभी आप लिखना शुरू करोगे, या यही आंसर को आप चाहो तो इम्प्रूव करके रीसबमिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको
कोई और आंसर लिखना है तो आप किसी और आंसर पर ट्राई कर लेते हो। पहला क्वेश्चन आपने थोड़ा टफ पकड़ लिया था, ये मेरा सोचना है। आप थोड़ा इजी क्वेश्चन ट्राई करते पहले लिखने का, ताकि आपको एक आइडिया लगता है कि भाई मैं लिखता कैसे हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स भी लिख पाता हूँ या नहीं लिख पाता हूँ। ओके, थैंक यू।